मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा बनने तक का जो सफर है ना, वो रातों रात तय नहीं हुआ था। आज हम इन ऐतिहासिक नोट्स का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं, एकदम लाइन बाय लाइन। हम उनके 1869 के जन्म से लेके 1916 तक के उस दिलचस्प सफर को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि उस महानायक की असली नींव आखिर कैसे रखी गई थी। तो देखिए, हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से 6 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगी। उनके जन्म और शुरुआती शिक्षा से लेकर दक्षिण अफ्रीका के उस कड़े संघर्ष सत्याग्रह के जन्म और फिर 1916 के उस ऐतिहासिक भाषण तक, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम यहाँ इन ओरिजिनल और ऐतिहासिक नोट्स को बिल्कुल करीब से देख रहे हैं ताकि गांधी जी की जिंदगी का कोई भी अहम माइलस्टोन हमसे छूट न जाए। ये नोट्स हमें बिल्कुल एक अनफिल्टर्ड नजरिया देते हैं, जिससे हम उनके इस पूरे एवोल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, उनके शुरुआती साल और वो एजुकेशन जिसने पहली बार उन्हें दुनिया से रूबरू कराया। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के एक जाने माने दीवान परिवार में उनका जन्म हुआ। प्यार से उन्हें भाई कहा जाता था। अब जरा इस फैमिली ट्री को देखिए। महज 13 साल की उम्र में कस्तूरबा जी से उनका विवाह हो गया। उनके 4 बेटे थे और एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि आगे चलकर जमनालाल बजाज उनसे उनके 5वें दत्तक पुत्र यानी अडॉप्टेड बेटे के रूप में जुड़े। एजुकेशन की बात करें तो 1887 में भावनगर के श्यामलदास कॉलेज से उन्होंने शुरुआत की और सिर्फ 1 साल बाद ही 19 साल की उम्र में वो कानून की पढ़ाई करने समंदर पार लंदन निकल गए। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। फिर 1891 में वो एक बैरिस्टर के रूप में भारत लौटे और बंबई तथा राजकोट में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब आते हैं भाग 2 पर, दक्षिण अफ्रीका आगमन। भारत में उनकी वकालत कुछ खास लंबी नहीं चली, क्योंकि एक केस ने उनकी जिंदगी की दिशा ही पूरी तरह से पलट दी। तो हुआ यूं कि 1893 में दादा अब्दुल्ला का एक केस उन्हें दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया ले गया। वहां पहुंचते ही जिस भयानक नस्ली भेदभाव का उन्हें सामना करना पड़ा ना, उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। पर वो चुप नहीं बैठे। 1894 में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस बना डाली। और हां, बोअर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए एम्बुलेंस सेवा का निर्माण करना उनके भीतर के उस दूरदर्शी और रणनीतिक नेता की पहली असली झलक थी। पर उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो था जब उन्हें डर्बन के पास पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। प्रथम श्रेणी का टिकट था उनके पास, लेकिन सिर्फ भारतीय होने की वजह से उन्हें कड़कड़ाती ठंड में बाहर कर दिया गया। ये वो अपमान था जिसने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसके बाद न सिर्फ ब्रिटिश सरकार को माफी मांगनी पड़ी, बल्कि यहीं से अन्याय के खिलाफ डटकर लड़ने के उनके दृढ़ संकल्प ने भी जन्म लिया। और यहीं से हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, सत्याग्रह का जन्म। चलिए देखते हैं कि कैसे ये संकल्प एक ऐसे अहिंसक हथियार में बदल गया जिसने दुनिया को हिला दिया। 1902 में जब वहां के भारतीय समुदाय ने उन्हें वापस बुलाया तो वो तुरंत दक्षिण अफ्रीका लौट गए। फिर 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी वकालत शुरू की और 1906 का साल उनके लिए बहुत अहम था। इसी साल उन्होंने जनसेवा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का कठिन व्रत लिया और उसी ऐतिहासिक वर्ष में भेदभावपूर्ण एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह अभियान भी छेड़ दिया। अब यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि उनके विरोध के तरीके कितनी तेजी से आगे बढ़े। 1907 में वो सिर्फ ब्लैक एक्ट यानी एशियाई लोगों के जबरन रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे थे, लेकिन 1908 तक आते आते उन्होंने सीधे तौर पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को जलाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन उनका हौसला रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। भाग 4, आश्रम, प्रभाव और प्रकाशन। अब सवाल ये उठता है कि सड़कों पर हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों को इतनी मजबूत बौद्धिक और संगठनात्मक ताकत आखिर मिल कहां से रही थी। देखिए, सत्याग्रह कोई हवाई विचार नहीं था। इसके लिए एक मजबूत कम्युनिटी चाहिए थी। 1904 में उन्होंने कालिनबाग की मदद से फीनिक्स फार्म जैसी आत्मनिर्भर बस्तियां बसाईं और वैचारिक स्तर पर तो और भी कमाल हुआ। नवंबर 1909 में इंग्लैंड से लौटते समय जहाज पर ही उन्होंने हिंद स्वराज नाम की किताब लिख डाली। फिर 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना इसी चेन की एक और अहम कड़ी थी। और इन सबके पीछे उनका एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट सिस्टम था। नोट्स में साफ लिखा है कि भारत में गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। वहीं लियो टॉलस्टॉय और जॉन रस्किन जैसे विदेशी विचारकों ने उनके तौर तरीकों को, जैसे कि भूख हड़ताल को, बहुत गहराई से प्रभावित किया है। महादेव देसाई उनके मुख्य सचिव बने और अमेरिकी पत्रकार मिलर भी कदम कदम पर उनके साथ रहे।
अपनी आवाज और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 1904 में इंडियन ओपिनियन नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की। ये मैगजीन कई अलग अलग भाषाओं में छपती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ सकें। पर नोट्स में एक बहुत ही खास बात बताई गई है कि इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, द ग्रेट मार्च। 1913 आते आते रंगभेद की क्रूर नीतियों के खिलाफ उनके इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। जरा इस नंबर को देखिए, 2000। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब रंगभेद के खिलाफ उनकी एक पुकार पर पूरे 2000 भारतीय खदान मजदूरों ने अपना काम छोड़ दिया और उनके आंदोलन में शामिल हो गए। ये वाकई एक अकल्पनीय जनसमूह था। 1913 में दमनकारी नीतियों के भारी विरोध में न्यूकासल से निटाल तक की गई ये विशाल पदयात्रा कोई साधारण मार्च नहीं था। इस जनसैलाब ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि गांधी जी की सत्याग्रह की रणनीतियां और जनता को लामबंद करने की उनकी ताकत अब पूरी तरह से मैच्योर और अजेय हो चुकी थी। और अब आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, भाग 6, भारत वापसी। विदेश में 21 साल संघर्ष की आग में तपकर अपने औजारों को धार देने के बाद अब वक्त था इस बेहद अनुभवी नेता के अपनी मातृभूमि लौटने का। 9 जनवरी 1915 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब महात्मा गांधी और कस्तूरबा बंबई लौटे। फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में सभी समुदायों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। इस शानदार वापसी ने अहमदाबाद में उनके भविष्य के आश्रम और बनारस में उनके आगे के कामों के लिए एक बहुत ही सॉलिड बेस तैयार कर दिया था। और आपको बता दूं, 9 जनवरी की वो वापसी हमारे देश के इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण थी कि आज के समय में भी उनके आगमन के उस सटीक वर्षगांठ को हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में बेहद गर्व और सम्मान के साथ मनाते हैं। भारत आने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने उसी सफल दक्षिण अफ्रीकी मॉडल को यहाँ की मिट्टी पर भी उतारा। अंबालाल साराभाई से मिली आर्थिक मदद से उन्होंने अहमदाबाद के पास कोचरब में अपना पहला सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। इसी आश्रम में उनकी जो अपनी छोटी सी निजी कुटिया थी ना, उसे हृदय कुंज नाम दिया गया। यही वो जगह थी जो आगे चलकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य केंद्र बनी। हमारे ये ऐतिहासिक सोर्स नोट्स अंततः 4 फरवरी 1916 की एक प्रमुख घटना पर आकर संपन्न होते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया गया उनका वो ऐतिहासिक भाषण। ये कोई आम भाषण नहीं था। ये भारत की घरेलू राजनीति में महात्मा गांधी की एक बहुत ही मुखर, मजबूत और आधिकारिक एंट्री थी। अब जरा इस सबसे बड़े विरोधाभास को देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिस इंसान ने ब्रिटिश सेना के लिए भारतीयों की भर्ती करवाई थी, वही इंसान आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ डटकर खड़ा हो गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र का पिता बन गया। कमाल की बात है ना? ये बदलाव कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। आज हम इसी ऐतिहासिक शुरुआत को समझेंगे कि कैसे कुछ विचारों और रणनीतियों ने इतने बड़े साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जाहिर है, कोई भी इतना बड़ा आंदोलन रातों रात खड़ा नहीं होता। इसके पीछे बहुत गहरे वैचारिक बीज होते हैं। अगर हम सत्याग्रह की बात करें तो इसकी प्रेरणा मिली डेविड थॉरो के मशहूर लेख सिविल डिसोबीडियंस से। लेकिन जो सबसे गहरा प्रभाव था वो पड़ा रूसी विचारक लियो टॉल्स्टॉय का। इन्हीं दार्शनिक विचारों ने सत्याग्रह के 2 सबसे अचूक हथियारों को जन्म दिया, सत्य और अहिंसा। ये सिर्फ सुनने में अच्छे लगने वाले शब्द नहीं थे, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स थे जिनका इस्तेमाल आने वाले संघर्षों में एक बड़े हथियार के रूप में होने वाला था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे सत्याग्रह का असली मतलब समय के साथ साथ इवॉल्व हुआ। ये कोई रुका हुआ विचार नहीं था। इंडियन ओपिनियन को ही लें, वहां इसे सिर्फ लोक कल्याण के लिए एक दृढ़ रुख माना गया। फिर यंग इंडिया आते आते ये सिद्धांत खुद कष्ट सहने की भावना में बदल गया और फाइनली हिंद स्वराज तक पहुंचते पहुंचते सत्याग्रह का मतलब हो गया दूसरों के लिए खुद का सबसे बड़ा त्याग। मतलब एक ही विचार धीरे धीरे पूर्ण आत्म बलिदान के साथ कितना गहरा होता चला गया। अब देखिए, ये कोई रैंडम या अचानक किया गया विद्रोह नहीं था। इसकी बाकायदा एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लेबुक थी। इसके 4 स्पष्ट चरण थे। शुरुआत हमेशा सत्याग्रह से होती थी। अगर बात नहीं बनी तो अगला स्टेप था भूख हड़ताल। फिर भी हल न निकले तो बहिष्कार और आखिर में सबसे कड़ा कदम हड़ताल, यानी विरोध का एक बिल्कुल अनुशासित और बढ़ता हुआ क्रम। अब अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो चीजें अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ी हैं।
1916 के लखनऊ अधिवेशन से लेकर 1918 के खेड़ा सत्याग्रह तक सिर्फ 2 साल। इन 2 सालों के छोटे से अंतराल में एक के बाद एक ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने आगे आने वाले बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक सॉलिड टेस्टिंग ग्राउंड तैयार कर दिया। ये एक निरंतर और तेज फ्लो था जिसने पूरे देश को जगाने का काम किया। तो इस पूरे सफर की चिंगारी असल में कहां से उठी? ये शुरुआत हुई 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से। उस समय अंबिकाचरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वहीं पर राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान ने गांधी जी से मुलाकात की। उन्होंने चंपारण में निलहे जमींदारों के अत्याचार की पूरी कहानी सुनाई और उनसे वहां आने की बहुत गुजारिश की। वो एक छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन इसका ऐतिहासिक इम्पैक्ट कितना विशाल होने वाला था, ये शायद ही किसी ने सोचा हो। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 3/20। यही वो क्रूर प्रणाली थी जिसे 3 कटिया पद्धति कहा जाता था। इसी ने चंपारण में उस बड़े आक्रोश को जन्म दिया। इसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर जबरदस्ती नील की खेती करनी ही पड़ती थी। जमींदारों की इसी घोर अन्यायपूर्ण व्यवस्था ने भारत में सत्याग्रह के पहले सबसे बड़े टकराव की नींव रखी। और नतीजा क्या हुआ? 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला पूरी तरह से सफल आंदोलन साबित हुआ। अंग्रेजों को आखिरकार झुकना पड़ा और वो 3 कटिया पद्धति खत्म कर दी गई। इस शानदार जीत में राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, महादेव देसाई और बाबा नरहरि पारिख जैसे अहम साथियों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और हाँ, इसी ऐतिहासिक सफलता के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण की सफलता के तुरंत बाद फोकस शिफ्ट हो गया अहमदाबाद की तरफ। वहां एक बिल्कुल अलग तरह का संकट खड़ा था। दरअसल शहर में प्लेग फैला हुआ था। मिल मालिकों ने मजदूरों को शहर से भागने से रोकने के लिए 50% प्लेग बोनस देने का वादा किया, लेकिन जैसे ही प्लेग का कहर खत्म हुआ, उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और वो बोनस वापस ले लिया। सीधे तौर पर यह मजदूरों के अधिकारों और विश्वास के साथ धोखा था, जिसने एक और बड़े टकराव को जन्म दिया। और यहीं पर 15 मार्च 1918 को पहली बार भूख हड़ताल के हथियार का इस्तेमाल किया गया। ये दांव भी पूरी तरह सफल रहा। मिल मालिकों को झुकना पड़ा और वो मजदूरों को 35% बोनस देने पर सहमत हो गए। इस आंदोलन ने न सिर्फ उन्हें उनका हक दिलाया, बल्कि अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना भी करवाई, जो कि मजदूर अधिकारों की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। अहमदाबाद की इस सफलता के महज 1 हफ्ते बाद ही 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। इस बार की लड़ाई किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ कराने के लिए थी। और कमाल देखिए, ये आंदोलन भी पूरी तरह से सफल रहा। तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, लगातार हुई इन 3 शुरुआती सफलताओं ने ये साबित कर दिया कि गांधी जी की ये नई रणनीति और दर्शन जमीन पर 100% काम कर रहे थे। अब इस स्लाइड में जो बात वास्तव में बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि दुनिया भर के अलग अलग धड़ों ने इन सफलताओं पर कैसे रिएक्ट किया। मतलब इन शुरुआती जीतों का असर सिर्फ भारत तक नहीं रहा। ये देखना बहुत ही रोचक है कि कैसे एक ही इंसान को ब्रिटिश सरकार, भारतीय नेताओं और दुनिया के बाकी लोगों ने कितने बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखा और उन्हें तरह तरह के नाम दिए। जरा इन उपाधियों की लिस्ट को एक के बाद एक देखिए। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में सेना में भर्ती करवाने के कारण उन्हें सार्जेंट कहा, तो वहीं ब्रिटिश सरकार ने सहयोग के लिए कैसर-ए-हिंद के सम्मान से नवाजा। दूसरी तरफ चंपारण की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा पुकारा, जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। लेकिन उसी वक्त विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर तक कह दिया। रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें सर्वोदय का अग्रदूत माना। शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर कहा और खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा पुकारा। इंसान एक ही था, लेकिन देखिए उसे देखने के नजरिए कितने बहुआयामी और अलग अलग थे। और इस अद्भुत ऐतिहासिक सफर का समापन हम इस बहुत ही विचारोत्तेजक कोट के साथ करते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, आने वाले 100-200 वर्ष के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़-मास के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं।
इस दमनकारी कानून की जड़ें 1917 में जाके मिलती हैं। उस समय भारतीय क्रांति की लहरें तेज हो रही थीं और ब्रिटिश प्रशासन किसी भी कीमत पर इन्हें दबाना चाहता था। हुआ ये कि 10 दिसंबर 1917 को इंग्लैंड हाईकोर्ट के जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने पूरी स्थिति का जायजा लिया और 15 अप्रैल 1918 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। फिर पूरे भारत में जबरदस्त विरोध के बावजूद 18 मार्च 1919 को अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास कर ही दिया। इसका सबसे खतरनाक पहलू पता है क्या था? इसके तहत पुलिस किसी को भी महज शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। अब अगर हम इसके आधिकारिक नाम पर नजर डालें तो दस्तावेजों में इसे दी एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट कहा गया है। ये नाम ही अपने आप में सत्ता की मंशा को बिल्कुल साफ कर देता है। इसका सीधा सा मतलब था किसी भी तरह की तथाकथित अराजकता या क्रांतिकारी गतिविधि को बिना किसी ठोस सबूत के कुचल देना। ये कोई सामान्य कानून नहीं था, बल्कि नियंत्रण स्थापित करने का एक बेहद सख्त और अलोकतांत्रिक औजार था। जाहिर है, इस तानाशाही के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा भड़कना ही था। लोगों ने इसे तुरंत काला कानून घोषित कर दिया और उस वक्त इसके विरोध में एक नारा बहुत मशहूर हुआ, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून। जरा सोचिए, अगर सरकार आपको गिरफ्तार कर ले तो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ना तो आप कोई दलील दे सकते हैं, ना किसी ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं और ना ही कोई वकील रख सकते हैं। ये सीधे तौर पर बुनियादी नागरिक अधिकारों का हनन था। तो इसके खिलाफ एक बड़ा संगठित विरोध शुरू हुआ। महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इस रॉलेट सत्याग्रह को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए गांधी जी ने 3 प्रमुख राजनीतिक मंचों का बहुत ही रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया। ये थे होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह सभा। मकसद साफ था, समाज के हर वर्ग और विचारधारा को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के नीचे एकजुट करना। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का ये पहला बड़ा कदम साबित हुआ। इससे पहले के उनके आंदोलन ज्यादातर क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित थे, लेकिन इस काले कानून के खिलाफ जो जन आक्रोश था उसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया और देखते ही देखते इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा और ज्वलंत केंद्र बनने वाला था पंजाब। प्रशासन ने भी अब दमन चक्र तेज कर दिया था और हालात तेजी से बिगड़ने लगे। 8 अप्रैल 1919 को जब गांधी जी पंजाब की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में हरियाणा के पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया और वापस बंबई भेज दिया गया। और इसके ठीक अगले दिन यानी 9 अप्रैल को पंजाब के 2 सबसे लोकप्रिय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को भी गिरफ्तार करके किसी अज्ञात जगह पर भेज दिया गया। अब इन गिरफ्तारियों ने सच में आग में घी का काम किया। विरोध के नए नए तरीके सामने आने लगे। उदाहरण के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने जनता से सरकार को लगान यानी टैक्स ना देने का आह्वान किया। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। लगातार हो रही हड़तालों और नेताओं की गिरफ्तारी की वजह से पंजाब पूरी तरह से इस सत्याग्रह का मुख्य केंद्र बन चुका था और तनाव का ग्राफ हर गुजरते दिन के साथ ऊपर जा रहा था। और यही बढ़ता हुआ तनाव हमें इतिहास के उस बेहद दुखद दिन तक ले आता है, 13 अप्रैल 1919। ये बैसाखी का दिन था। रॉलेट एक्ट के विरोध में और अपने स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा बुलाई गई। वहां हजारों लोग जमा थे, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। ये सभी लोग पूरी तरह से निहत्थे थे और शांति से अपना विरोध जता रहे थे। अब यहाँ अक्सर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है जिसे दूर करना जरूरी है। हम अक्सर 2 डायर के नाम सुनते हैं। एक थे पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर, जिन्होंने आंदोलन को कुचलने के सख्त आदेश दिए थे और सेना को भेजा था, और दूसरे थे ब्रिगेडियर आर डायर, जो गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे। ये आर डायर ही थे जिन्होंने बिना किसी चेतावनी के बाग का मुख्य दरवाजा बंद करवाया और उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस भयानक नरसंहार के बाद जो ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक आंकड़े सामने आए वो भी कंपा देने वाले हैं। दस्तावेजों के अनुसार उस दिन 379 लोग मारे गए और करीब 1200 लोग घायल हुए। लेकिन ऐतिहासिक विश्लेषण और स्वतंत्र साक्ष्य बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं कि असलियत में मृतकों और गंभीर रूप से घायलों की संख्या इन सरकारी आंकड़ों से कई गुना ज्यादा थी। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारत के वाइसरॉय लॉर्ड चिम्सफोर्ड थे। लेकिन दस्तावेजों से एक और जो बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है वो ये है कि अंग्रेजों को जलियांवाला बाग की इस शांतिपूर्ण सभा की पूर्व सूचना किसी और ने नहीं बल्कि हंसराज नाम के एक भारतीय मुखबिर ने ही दी थी।
जैसे ही इस अमानवीय नरसंहार की खबर बाहर आई, पूरा देश भयंकर गुस्से और शोक में डूब गया। विरोध के स्वर हर तरफ से उठने लगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी सर की उपाधि तुरंत वापस कर दी। वहीं डॉक्टर शंकर नायर ने अपना कड़ा विरोध जताते हुए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये साफ संदेश था कि अब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब इस बढ़ते हुए राजनीतिक और सार्वजनिक दबाव को देखकर ब्रिटिश सरकार को मजबूरन अक्टूबर 1919 में एक जांच समिति बनानी पड़ी, जिसे हंटर कमीशन कहा गया। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता वाले इस कमीशन में 5 अंग्रेज सदस्यों के अलावा 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। इनके नाम थे चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। लेकिन जांच के नाम पर जो हुआ वो न्याय का एक भद्दा मजाक था। एक तरफ ब्रिटिश हंटर कमीशन था, जिसने जनरल डायर के इस कृत्य को सही ठहराने की पूरी कोशिश की। हद तो ये हुई कि लंदन में ओ डायर को बाकायदा सम्मानित किया गया, उसे 2600 पाउंड का इनाम दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में अपनी अलग जांच समिति बनाई। इस समिति में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी जैसे दिग्गज शामिल थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से इसे एक अत्यंत क्रूरतापूर्ण और निंदनीय कृत्य घोषित किया। इस घटना की गूंज सिर्फ भारतीयों तक ही सीमित नहीं थी। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज, जो कि एक अंग्रेज ईसाई मिशनरी थे और भारतीयों से उनका गहरा जुड़ाव था, उन्होंने भी इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने इस नरसंहार को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जानबूझकर की गई क्रूर हत्या करार दिया था। आप समझ सकते हैं कि मानवीय नजरिया रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे सही नहीं ठहरा सकता था। इतने बड़े पैमाने पर हुए इस क्रूर अन्याय को कोई कैसे भूल सकता था? इस घटना ने समाज पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा, जिसने शांतिपूर्ण विरोध के साथ साथ प्रतिरोध के बेहद उग्र तरीकों को भी जन्म दिया। इस घटना के बाद की प्रतिक्रियाओं ने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस उग्र प्रतिरोध के हमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं। पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक उसी समय के दौरान पंजाब में युवाओं के चरम गुस्से के प्रतीक के रूप में चमनेदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया था। और दूसरा, सबसे चर्चित परिणाम जो 21 साल बाद सामने आया, 13 मार्च 1940 को, जब उधम सिंह ने सीधे लंदन जाकर तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर को गोली मार दी। इस तरह दशकों बाद उस अमानवीय कृत्य का प्रतिशोध लिया गया। अब जरा ब्रिटिश अधिकारी एचिंसन के इस बयान को सुनिए। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में ये कबूल किया था कि इस आंदोलन में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है ये उस ब्रिटिश हुकूमत का सीधा सीधा कन्फेशन है, जिनकी पूरी सत्ता ही फूट डालो और राज करो के फॉर्मूले पर टिकी थी। ये एक लाइन अपने आप में उस दौर की अभूतपूर्व एकता का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन जाहिर है ये चमत्कारी एकता रातों रात आसमान से नहीं टपकी थी। ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए इसे डिकोड करते हैं। और ये कोई टुकड़ों में बटा हुआ इतिहास नहीं है, ये एक के बाद एक जुड़ती घटनाओं की एक लंबी चेन है, एक ऐसा सफर जिसमें कोई ब्रेक नहीं था। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो अप्रैल 1916 में होम रूल या प्रांतीय स्वायत्तता की मांग से जो चिंगारी उठी थी, वो बिना रुके सुलगते हुए मार्च 1919 और अगस्त 1920 तक आते आते एक विशाल राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बदल गई। तो इस पूरी हलचल की जो पहली चिंगारी थी वो थी होम रूल आंदोलन। असल में ये आंदोलन आयरलैंड में चल रहे मूवमेंट से बहुत ज्यादा प्रेरित था। इसका गोल एकदम क्लियर था, प्रांतीय स्वायत्तता यानी राज्यों में अपना खुद का शासन स्थापित करना। इस बहुत बड़े महासंग्राम के पहले चरण की शुरुआत अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र की धरती से हुई और इसके सूत्रधार थे महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक। और आपको पता है, इसी आंदोलन के दौरान एक ऐसी गर्जना हुई जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। बाल गंगाधर तिलक जी ने पूरी दृढ़ता के साथ ऐलान किया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, ये उस वक्त स्वशासन की मांग करने वाले हर एक भारतीय के दिल की आवाज बन गया था। अब जाहिर सी बात है, इतनी बुलंद आवाज सुनकर अंग्रेज चुप तो बैठने वाले नहीं थे ना। ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल ने पूरी तरह बौखलाकर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक या फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कह डाला। इस बात का जवाब देने के लिए तिलक जी उन पर मानहानि का केस करने सीधे लंदन निकल गए और इसी के चलते 1918 आते आते होम रूल आंदोलन का ये पहला चरण समाप्त हो गया।
लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत ही भावुक बात है। बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी, जब उनका निधन हुआ तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में महात्मा गांधी के साथ साथ शौकत अली भी शामिल थे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। ये आने वाले समय की हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी और जीती जागती तस्वीर थी। तिलक जी के आंदोलन के साथ साथ उसी साल एक और लहर भी उठी। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 में एनी बेसन के नेतृत्व में शुरू हुआ, और ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ये मांग किसी एक जगह तक सीमित नहीं रही, बल्कि जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। इससे घबराकर ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसन को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें 1918 में छोड़ा गया, तब तक होम रूल आंदोलन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। लेकिन आज़ादी और एकता की जो अलख लोगों के दिलों में जग चुकी थी, वो बुझने वाली नहीं थी। और यहीं से पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा, एकदम सिनेमैटिक मोड़ आता है। हुआ ये कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने बहुत बड़ी कस्में खाई थीं कि युद्ध के बाद तुर्की के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, सारे वादे हवा हो गए। 10 अगस्त 1920 को सेवर्स की संधि के तहत अंग्रेजों ने तुर्की का ही विभाजन कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सीधा धोखा था। तुर्की के खलीफा ने इसका कड़ा विरोध किया, और इसी धोखे और अन्याय के विरोध की आंच सीधा भारत तक पहुंची, जिसने बिना किसी ब्रेक के एक नए और ऐतिहासिक खिलाफत आंदोलन को जन्म दे दिया। अब ये नया खिलाफत आंदोलन कितने बेहतरीन तरीके से संगठित था, ये आप इसके नेताओं के काम देखकर समझ सकते हैं। भारत में इस आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की, लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली घटना थी, वो घटी 4 मार्च 1919 को। इस दिन स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद के मंच पर खड़े होकर हिंदू मुस्लिम एकता पर एक ऐसा दमदार भाषण दिया जिसे लोग सुनते रह गए। एक हिंदू सन्यासी का जामा मस्जिद से भाषण देना उस समय के भाईचारे की एक अतुलनीय मिसाल थी। और इतना ही नहीं, हकीम अजमल खां ने भी अपना विरोध जताते हुए अपनी इतनी प्रतिष्ठित हाजिक उल मुल्क की पदवी अंग्रेजों के मुंह पर मार दी। और ये एकता बस यही नहीं रुकी, ये लगातार नए रिकॉर्ड बना रही थी। अखिल भारतीय खिलाफत की एक बहुत बड़ी विशाल बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। इसके बाद 23 नवंबर 1919 को एक और ऐतिहासिक पल आया, जब महात्मा गांधी ने दिल्ली में हिंदुओं और मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन बुलाया, और इसकी अध्यक्षता खुद उन्होंने की। और कमाल की बात देखिए, ये सारी एनर्जी सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी। 1921 में बहुत दूर दक्षिण में केरल में जो मोपला आंदोलन हुआ, वो भी इसी खिलाफत आंदोलन की ही एक शाखा था। पूरा का पूरा देश उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक ही लय में धड़क रहा था। आखिरकार इतने बड़े जनसैलाब और भारी इंटरनेशनल प्रेशर के आगे ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टिकने ही पड़े। इसी दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन का अपना फैसला रद्द कर दिया। और जैसे ही वो मुख्य कारण, वो मुद्दा खत्म हुआ, भारत में भी खिलाफत आंदोलन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। 1 अगस्त 1920, ये तारीख ना इतिहास में एक बड़ा ही अजीब सा विरोधाभास लेकर आई। एक तरफ देश अपने सबसे कद्दावर नेता बाल गंगाधर तिलक जी के निधन के शोक में डूबा था, और दूसरी तरफ ठीक उसी दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश का पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन शुरू हो रहा था, असहयोग आंदोलन। उस वक्त वाइसरॉय थे लॉर्ड चेल्मसफोर्ड। सोचिए, एक ऐसी चिंगारी थी ये जिसने शोक में डूबे देश को अचानक एक साथ खड़ा कर दिया। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात थी महात्मा गांधी का वो बड़ा वादा। उन्होंने बिल्कुल साफ ऐलान कर दिया था कि अगर देश अहिंसक तरीके से अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करे तो 1 साल के अंदर, गौर करने वाली बात है, सिर्फ 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। ये एक इतना आशावादी सपना था जिसने करोड़ों लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी, भले ही आगे चलकर इसे 1922 की उस दुखद हकीकत से टकराना था। लेकिन क्या सब कुछ शुरुआत से ही इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। सितंबर 1920 के कैलकाटा अधिवेशन में जब ये प्रस्ताव लाया गया, तो सीआर दास और लाला लाजपत राय जैसे कद्दावर नेताओं ने इसका कड़ी शब्दों में विरोध किया था। पर राजनीति कितनी तेजी से बदलती है। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन आते आते पूरी हवा बदल चुकी थी। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसी शुरुआती आलोचक भी इस मुहिम का हिस्सा बन गए, और इस प्रस्ताव को एक अटूट मजबूती मिल गई। इस जोश को और आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले नेताओं ने खुद जमीन पर उतरकर मिसाल पेश की। आंदोलन के पूरी तरह शुरू होने से पहले ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से मिली अपनी काइसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी।
ये सम्मान उन्हें दक्षिण अफ्रीका में उनकी सेवाओं के लिए मिला था। उनके ठीक बाद जमनालाल बजाज ने भी अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी, यानी सम्मान और रुतबे का मोह छोड़कर नेतृत्व ने समर्पण की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी। इसके बाद बहिष्कार का जो स्केल था ना, वो सच में दंग कर देने वाला था। समाज का हर एक तबका इसमें कूद पड़ा। वकीलों ने अदालतें छोड़ दी, छात्रों ने अंग्रेजी स्कूल जाना बंद कर दिया, और तो और नाई, धोबी, मोची और बावर्चियों ने भी अंग्रेजों का काम करने से साफ इनकार कर दिया। दुकानदारों ने अंग्रेजी कपड़े बेचने बंद कर दिए। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था की बिल्कुल कमर ही टूट गई। और इस पूरे दौर में एक चीज जो सबसे ज्यादा उभर कर आई, वो थी आम जनता की अभूतपूर्व एकता। सड़कों पर एक ही नारा गूंज रहा था, हिंदू मुसलमान की जय। और ये एकजुटता सिर्फ नारों तक सीमित नहीं थी। जब ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत का दौरा किया तो इस एकता की ताकत देखिए। उन्हें हर जगह बिल्कुल खाली सड़कों और भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसा मत मानिए कि ये सब सिर्फ बड़े शहरों में हो रहा था। इस आंदोलन की आग गांव-गांव तक फैल चुकी थी। दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व सी राजगोपालाचारी कर रहे थे। पटना में मौलाना मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम खोल दिया, तो बिहार के भीतरी क्षेत्रों में स्वामी विद्यानंद ने किसानों को आकर एकजुट किया। वहीं छपरा में राहुल संकृत्यायन ने आगे आकर मुख्य भूमिका निभाई। यानी हर दिशा से क्रांति की आवाज उठ रही थी। अब जब आंदोलन इतना बड़ा होगा तो ब्रिटिश सरकार चुप तो बैठेगी नहीं। सख्ती शुरू हुई, लेकिन डरने के बजाय नेता खुशी खुशी जेल जाने लगे। सीआर दास इस मुहिम में गिरफ्तार होने वाले पहले पुरुष बने, और इतिहास में पहली बार उनकी पत्नी बसंती देवी पहली महिला बनी जिन्होंने इस मकसद के लिए जेल की सजा काटी। उनके इस बलिदान को देखकर हजारों और महिलाएं अपने घरों से बाहर आईं और इस आंदोलन से जुड़ गईं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यहाँ आता है। अहिंसा की जो कसम खाई गई थी ना, वो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में आकर टूट गई। हुआ ये कि एक भूतपूर्व सैनिक भगवान अहिर के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था, पर पुलिस के साथ अचानक झड़प हुई और देखते ही देखते हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। 22, जी हाँ 22, उस भयावह दिन उग्र भीड़ ने 22 पुलिस वालों को थाने के अंदर ही जिंदा जला दिया। ये एक ऐसी रूह कांप देने वाली घटना थी जिसने एक झटके में पूरे आंदोलन को रोक दिया और उस अहिंसक रणनीति की बुनियाद को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। इस पूरी घटना की विडंबना तो देखिए। जब ये आगजनी और हिंसा हो रही थी तब भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड रीडिंग। एक तरफ गोरखपुर में आग भड़क रही थी और दूसरी तरफ इस आंदोलन के सर्वोच्च नेता महात्मा गांधी वहां से मीलों दूर गुजरात के बारडोली में बैठे थे। जैसे ही उन तक इस हिंसा की खबर पहुंची, वो गहरे आघात में थे, पूरी तरह से टूट गए। इस हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने अपने आत्मविवेक से एक अकेले ही सबसे बड़ा फैसला ले लिया। चौरी चौरा के ठीक एक हफ्ते बाद 12 फरवरी 1922 को उन्होंने इस पूरे राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि ये निर्णय तब लिया गया जब आंदोलन बिल्कुल अपने चरम पर था। नतीजन पूरे देश में जैसे एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक आए इस फैसले ने नेतृत्व के अंदर जैसे भूकंप ला दिया। पूरे देश से कड़ी प्रतिक्रियाएं आने लगी। विरोध इस हद तक बढ़ गया था कि आंदोलन वापस लेने के चलते डॉक्टर मुंजे ने तो महात्मा गांधी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव यानी सेंसे मोशन तक पेश कर दिया। एक तरह से ये अपने ही नेता की सर्वोच्च कमान को सीधी चुनौती थी। जवाहरलाल नेहरू तक इस निर्णय से बेहद हैरान थे। उनका एक बड़ा ही तार्किक सवाल सामने आया। उन्होंने पूछा कि अगर कश्मीर के किसी गांव में हिंसा होती है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को आखिर क्यों दी जाए? पूरे देश का इतना बड़ा आंदोलन एक स्थानीय घटना के कारण ठीक उस वक्त रोक देना उस समय के बेशतार नेताओं की समझ से बिल्कुल बाहर था। और ठीक इसके विपरीत सुभाष चंद्र बोस का बयान नेतृत्व के आक्रोश को और भी साफ ढंग से दिखाता है। कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब जनता का उत्साह बिल्कुल उबाल पर था, ठीक उस वक्त पीछे हटने का आदेश देना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था जो किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं। अब इन सबके बीच एक और बड़ी विडंबना देखिए। गांधी जी ने अहिंसा के आदर्श के लिए आंदोलन जरूर रोक दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार कहाँ बख्शने वाली थी।
10 मार्च 1922 को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने जनता को भड़काने के आरोप में महात्मा गांधी को 6 साल जेल की सजा सुना दी। अंग्रेजों का आकलन बड़ा साफ था। आंदोलन चाहे रुक गया हो, पर गांधी जी उनके साम्राज्य के लिए तब भी सबसे बड़ा खतरा थे। इस कहानी का अगला पड़ाव करीब 2 साल बाद आता है। 5 फरवरी 1924 को खराब स्वास्थ्य के चलते गांधी जी को समय से पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया। अब जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। इस एक छोटे से दशक में घटनाओं की जो गति थी वो सचमुच हैरान करने वाली है। 1923 में स्वराज पार्टी का बनना, फिर बलसाड़ और वायकॉम जैसे पावरफुल सत्याग्रह, और 1927-28 में साइमन कमीशन का आधमकना। ये क्रोनोलॉजी हमें आगे की पूरी कहानी समझने में एक एंकर की तरह मदद करेगी। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर, स्वराज पार्टी डिसरप्शन, सिस्टम के भीतर से प्रतिरोध। हुआ कुछ यूं था कि 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन के बाद राजनीतिक माहौल में अचानक से एक खालीपन आ गया था। नेताओं को एक नई दिशा की तलाश थी और इसी तलाश ने जन्म दिया एक बिल्कुल नई और आक्रामक रणनीति को। ठीक 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का आधिकारिक रूप से गठन कर दिया गया। इसके संस्थापक सीआर दास थे, जो इसके पहले अध्यक्ष भी बने, और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। एक दिलचस्प बात यह भी है कि बिहार में इस पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह जी द्वारा किया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पार्टी का असली मकसद क्या था। दरअसल इनकी रणनीति बिल्कुल एक ट्रोजन हॉर्स की तरह थी। इनका प्लान था सीधे केंद्रीय विधानसभा यानी उस समय की संसद में घुसना और अंदर से सरकारी काम में अड़ंगे डालना। इसके साथ ही राज्यों के लिए स्वायत्तता और डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा मांगना इनके मुख्य लक्ष्यों में था। सबसे कमाल की बात यह थी कि इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला तो किया, लेकिन जनता से ये पक्का वादा किया कि वे सरकार में कोई भी लाभ का पद स्वीकार नहीं करेंगे, बस अंदर जाएंगे और काम रोकेंगे। और ये रणनीति कितनी शानदार तरीके से काम कर गई। 1923 के चुनावों में स्वराज दल ने 100 में से सीधे 42 सीटें जीत लीं और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई। अंदर जाकर तो इन्होंने सच में तहलका मचा दिया। नस्लवादी ली कमीशन और द्वैध शासन लाने वाली मूडीमैन कमीशन की रिपोर्ट्स को इन्होंने पास ही नहीं होने दिया। इनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत तब हुई जब विट्ठल भाई पटेल विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। इस पद पर पहुंचने वाले वो पहले भारतीय थे। खैर 1928 आते आते ये पार्टी कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने एक सरकारी पद स्वीकार कर लिया था, जिससे जनता का भरोसा डगमगा गया। अब आते हैं अपने दूसरे खंड पर, ग्रासरूट्स रेजिस्टेंस, बलसाड़ और वायकॉम। क्योंकि जब संसद में बहस चल रही थी तब सड़कों पर आम जनता भी चुप नहीं बैठी थी। अगर हम उस समय के 2 प्रमुख जन आंदोलनों को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। एक तरफ था गुजरात का बलसाड़ सत्याग्रह, जो 1923-24 के बीच हुआ। वहां अंग्रेजों ने डकैतियों का बहाना बनाकर हर वयस्क पर एक अजीब सा डकैती कर थोप दिया था। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आम लोग ऐसे डटे कि ब्रिटिश सरकार को वो टैक्स वापस ही लेना पड़ा। और दूसरी तरफ एकदम दक्षिण में केरल के मालाबार तट पर 1924-25 में वायकॉम सत्याग्रह चल रहा था। वहां इज़्वा जनजाति के लोगों को मंदिर के रास्ते पर चलने से रोक दिया गया था। टी.के. माधवन ने इस सामाजिक अन्याय के खिलाफ जो बिगुल फूंका वो भी पूरी तरह सफल रहा। मतलब साफ था, जब आम लोग एकजुट होते हैं तो बड़े बड़े सिस्टम को झुकना पड़ता है। खंड 3, साइमन कमीशन का आगमन, जिसे द व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। अब हम इस दशक के उस क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं जिसने पूरे देश को एक साथ आग बबूला कर दिया था। बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 साल बाद यानी 1929 में एक कमीशन बनना तय था, लेकिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार इतनी घबराई हुई थी कि कहीं अगले चुनाव में लेबर पार्टी न जीत जाए और भारत समर्थक लोगों को न भेड़ दे कि उन्होंने 8 नवंबर 1927 को ही यानी 2 साल पहले साइमन कमीशन की घोषणा कर दी। भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों के आपसी मतभेदों का ताना मारते हुए इसे समय से पहले ही हम पर थोप दिया। इस कमीशन की सबसे हास्यास्पद और सच कहूं तो अपमानजनक बात क्या थी? इसमें कुल 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज। लॉर्ड इरविन की सलाह पर भारतीयों को इससे पूरी तरह बाहर रखा गया। जरा सोचिए, भारत के भविष्य का, भारत के शासन का फैसला होना है और उसमें एक भी भारतीय की कोई जगह नहीं। इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन कहकर बुलाया गया। खंड 4, विरोध और सर्वोच्च बलिदान, साइमन गो बैक। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे कमीशन का भारत में कैसा स्वागत हुआ होगा। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे।
और मजे की बात यह है कि क्लेमेंट एटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 3 फरवरी 1928 को जैसे ही ये कमीशन बंबई के तट पर उतरा, मानो पूरा देश उबल पड़ा। हर तरफ से बस एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। काले झंडे दिखाए गए, राष्ट्रव्यापी हड़तालें हुईं और पूरा का पूरा देश इस अपमान के खिलाफ एकजुट हो गया। हालांकि ऐतिहासिक तथ्यों को हमें पूरी तटस्थता से देखना चाहिए। भारी विरोध के बावजूद कुछ ऐसे समूह भी थे जिन्होंने इस कमीशन का समर्थन किया था। इनमें मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियन पार्टी और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संचालित डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन शामिल थे। इतने हंगामे के बीच भी साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंप ही दी, और यही वो रिपोर्ट थी जिसके आधार पर बाद में लंदन में गोलमेज सम्मेलनों यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन हुआ। लेकिन इस पूरे साइमन विरोधी आंदोलन का सबसे दर्दनाक और गहरा प्रभाव पंजाब में देखने को मिला। वहां पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों पर एक बेहद ही बर्बर और क्रूर लाठीचार्ज किया गया। इस हिंसक हमले में हमारे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी को गंभीर चोटें आईं, और दुर्भाग्य से इन्हीं गहरी चोटों के कारण अंततः उनकी शहादत हो गई। ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐसा आघात था जिसने स्वतंत्रता की आग में घी का काम किया। लाला लाजपत राय जी के अंतिम शब्द इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उस अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की हुंकार थी जिसने आगे चलकर सच में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें खोद दीं। साइमन कमीशन के भारी विरोध के बाद भारत के तत्कालीन राज्य सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को ठीक यही चुनौती दी थी, और यहीं से घटनाओं का वो ऐतिहासिक चक्र शुरू हुआ जिसे आज हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं कि ये सब कैसे हुआ। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1930 का ऐतिहासिक दांडी मार्च, 1931 का दिल्ली समझौता और अंत में 1932 का कम्युनल अवार्ड। देखने में ये महज 5 साल लगते हैं, है ना? लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये सारे माइलस्टोन्स आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए थे। तो लॉर्ड बर्कनहेड की उस सीधी चुनौती का जवाब देने के लिए मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने मोर्चा संभाला। उन्होंने तुरंत 9 सदस्यों की एक समिति बनाई और 1928 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे हम मशहूर नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसका मेन गोल क्या था? भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट या स्वायत्त राज्य का दर्जा हासिल करना। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे इसे सर्वसम्मति नहीं मिल पाई। और दिलचस्प बात तो ये है कि विरोध सिर्फ बाहर से नहीं हो रहा था। खुद कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता इस डोमिनियन स्टेट वाले गोल से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें कुछ बड़ा चाहिए था, इसलिए उन्होंने इसके विरोध में 1928 में ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग खड़ी कर दी। अब नेहरू रिपोर्ट फेल होने का एक बहुत बड़ा और सीधा असर हुआ। इसके जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय फॉर्मूला सामने रख दिया। हमारे स्रोत बताते हैं कि जिन्ना ने इन 14 मांगों को सीधे इंग्लैंड में पहले गोलमेज सम्मेलन में पेश किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में अगस्त 1932 के मैकडॉनल्ड कम्युनल अवार्ड में इनमें से ज्यादातर मांगों को मान भी लिया गया। खैर, घटनाओं के इस सिलसिले में अगला और शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1929 का लाहौर अधिवेशन। यहाँ डोमिनियन स्टेटस वाली बात को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ वो था पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और सच कहूं तो इस एक फैसले ने पूरे आंदोलन का रुख ही पलट दिया। इस पल का ऐतिहासिक और नाटकीय प्रभाव इमेजिन कीजिए। लाहौर में रावी नदी के किनारे आधी रात के वक्त तिरंगा फहराया जा रहा है और जवाहरलाल नेहरू के वो ऐतिहासिक शब्द गूंजते हैं कि जब पूरी दुनिया सो रही है तब भारत अपनी आज़ादी की नींव रख रहा है। कितना रोंगटे खड़े कर देने वाला पल रहा होगा। और हाँ, इसी दिन ये भी तय हुआ कि अब से हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अब पूरे देश में दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में महात्मा गांधी ने सड़कों पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने से पहले एक आखिरी अल्टीमेटम देने की सोची। 2 मार्च 1930 को उन्होंने वाइसराय इरविन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें 11 मांगें रखी गईं। गांधी जी ने इन मांगों को अपने अखबार यंग इंडिया में भी छापा। इन 11 मांगों में जो सबसे मास्टर स्ट्रोक वाली मांग थी वो थी नमक पर लगने वाले टैक्स को खत्म करना। अब जैसा कि उम्मीद थी, वाइसराय इरविन ने इन मांगों को इग्नोर कर दिया
और इसका सीधा नतीजा निकला ऐतिहासिक दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 78 भरोसेमंद साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकल पड़े। मकसद था नमक कानून तोड़ना। इन 78 लोगों में सरोजनी नायडू भी थी और बिहार से आए गिरिवरधारी चौधरी भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। 240, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये उन मीलों की संख्या है जो इस मुश्किल सफर में तय किए गए। 240 मील यानी करीब 386 किलोमीटर, और वो भी सिर्फ 24 दिनों में पैदल चलकर। ये वाकई शारीरिक क्षमता और लोगों के जुनून का एक कमाल का उदाहरण था। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि इस सत्याग्रह को कितना इंटरनेशनल अटेंशन मिला। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने आखिरकार नमक कानून तोड़ दिया। उनके साथ एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी चल रहे थे, जो दुनिया को ये खबर दे रहे थे। जब शोलापुर में गांधी जी अरेस्ट हुए तो कमान अब्बास तैयब जी ने संभाली, और भागलपुर जैसी जगहों पर महादेव लाल सर्राफ इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। लेकिन देखिए, नमक कानून का टूटना तो बस एक चिंगारी थी। उन 11 मांगों का कोई ढंग का जवाब न मिलने पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बिगुल फूंक दिया, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून टूटते ही ये आंदोलन किसी जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गया। अगर हम इस आंदोलन की स्केल की बात करें तो यह सच में बहुत विशाल था। बिहार में 6 अप्रैल को ही आंदोलन शुरू हो गया, जिसका पूरा प्लान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। उधर मुंबई में देखिए, सरोजिनी नायडू 25,000 से ज्यादा लोगों की भारी भीड़ लेकर धरसना पहुंच गईं। हालांकि अंग्रेजों को इसकी भनक पहले ही लग गई थी और उन्होंने बहुत ही क्रूरता से शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचल दिया। सोर्स मटेरियल से कुछ बहुत ही दिलचस्प और अनोखे फैक्ट सामने आते हैं। क्या आपको पता है कि इस आंदोलन में बच्चों ने भी अपनी सेनाएं बना ली थीं? जी हाँ, लड़कों ने बनाई वानरी सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना। इसी आंदोलन के दौरान महान नेता विनोबा भावे पहली बार गिरफ्तार हुए थे। और तो और बिहार में टैक्स न देने और चौकीदारी टैक्स का बहिष्कार करने का एक जबरदस्त कैंपेन भी चलाया गया। और फिर पेशावर में एक ऐसी घटना घटी जिसने अंग्रेजी हुकूमत के पसीने छुड़ा दिए। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया। सोचिए, ये सीधे तौर पर ब्रिटिश सेना के अंदर ही बगावत थी, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। विरोध की ये आग सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, भारत के बॉर्डर एरियाज भी उबल रहे थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन शुरू हो गया, और बिल्कुल दूसरी तरफ पूर्वोत्तर में मणिपुर की जनजातियों ने यदुनाग की लीडरशिप में जियातरंग आंदोलन छेड़ दिया। मणिपुर के इसी आंदोलन से एक बहुत ही प्रेरणादायक नाम उभरकर सामने आता है। एक युवा नागा महिला गेडिन ल्यू। उनकी बहादुरी और जबरदस्त संघर्ष को देखकर जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें रानी की उपाधि दे दी। ये साफ दिखाता है कि आज़ादी की ये लहर देश के बिल्कुल आखिरी कोनों तक पहुंच चुकी थी। अब एक तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन ने पूरे भारत को ठप कर रखा था, और ठीक उसी वक्त लंदन में गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। लेकिन कांग्रेस ने इसका पूरी तरह बॉयकॉट किया, कोई नहीं गया। इसके कारण इंग्लैंड की सरकार की तरफ से वाइसराय इरविन पर भारी दबाव पड़ने लगा कि भाई किसी भी तरह कांग्रेस को टेबल पर लाओ, और इसी जबरदस्त प्रेशर ने एक समझौते का रास्ता खोला। अंत में तेज बहादुर सप्रू और M.R. जैकर की कोशिशें रंग लाईं, और 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। इसके मेन पॉइंट्स क्या थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी हो गई, और बदले में अंग्रेजों ने प्रमुख राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात मान ली। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है जिस पर हमें निष्पक्ष रूप से गौर करना चाहिए। दस्तावेज बिल्कुल साफ बताते हैं कि इस समझौते के तहत भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन पर एक क्रिमिनल ट्रायल चल रहा था, और समझौते की शर्तें सिर्फ राजनीतिक बंदियों की रिहाई तक ही सीमित थीं।
अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगती है वो है इस समझौते पर लोगों के बिल्कुल अलग अलग रिएक्शंस। इतिहासकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने इसे गांधी जी के लिए महज एक सांत्वना पुरस्कार यानी कॉन्सोलेशन प्राइज बताया, जबकि सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन दोनों को दो महात्मा कह दिया। ये वाकई दिखाता है कि इतिहास में एक ही घटना को कितने अलग अलग चश्मों से देखा जा सकता है। तो 1928 से शुरू हुई ये पूरी चेन रिएक्शन आखिरकार लंदन के गोलमेज सम्मेलनों तक पहुंच ही गई। अब अगर हम इस पूरे 3 साल के टाइमलाइन को देखें, नवंबर 1930, सितंबर 1931 और नवंबर 1932, तो ये वो समय था जब लॉर्ड इरविन के प्रयासों से ब्रिटिश और भारतीय नेता लंदन में इकट्ठा हो रहे थे। उनका मुख्य मकसद क्या था? साइमन कमीशन के प्रस्तावों पर चर्चा करना और भारतीय प्रशासन का भविष्य तय करना। 12 नवंबर 1930 को लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में पहले सम्मेलन का आगाज हुआ। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अध्यक्षता की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच था। ये सम्मेलन शुरुआत से ही बटा हुआ था। क्यों? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और महात्मा गांधी ने इसका पूरी तरह से बहिष्कार किया था। उस वक्त देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे जोरों पर था। हालांकि मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और के.टी. पॉल जैसे कई दिग्गज नेताओं ने इसमें हिस्सा जरूर लिया, लेकिन कांग्रेस के बिना कोई भी ठोस नतीजा निकलना लगभग नामुमकिन था। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है और हम बढ़ते हैं द्वितीय सम्मेलन और उसके विवादों की ओर। 1931 आते आते हालात बदले। गांधी इरविन समझौते के बाद आखिरकार कांग्रेस दूसरे सम्मेलन में जाने को राजी हो गई। महात्मा गांधी एसएस राजपूताना जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। उनके साथ उनके सचिव महादेव देसाई भी थे। और हाँ, भारतीय महिलाओं का मजबूत प्रतिनिधित्व करने के लिए सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और मीराबेन भी वहां मौजूद थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड का प्रस्ताव मेज पर रख दिया। बस यहीं से भारी असहमति शुरू हो गई। विवाद इतना गहरा गया कि गांधी जी ने बीच में ही सम्मेलन छोड़ दिया और वापस लौटने का फैसला कर लिया। अब ये बात बेहद दिलचस्प है कि 1 दिसंबर 1931 को जब गांधी जी इटली के जहाज से भारत वापस लौटे तो उनका बयान क्या था? उन्होंने कहा, मैं भारत खाली तो जरूर लौटा हूं, पर मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। भले ही समझौता नहीं हो पाया था, लेकिन उनके सिद्धांत एकदम अडिग थे। भारत लौटते ही इरविन समझौते के उल्लंघन को देखते हुए उन्होंने 4 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के सबसे तनावपूर्ण हिस्से पर, सांप्रदायिक पंचाट का संकट। आखिर ये सांप्रदायिक पंचाट था क्या जिसने इतना हंगामा खड़ा कर दिया? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। इसका सबसे अहम और विवादास्पद पहलू ये था कि इसमें दलितों के लिए आरक्षण के साथ साथ एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। इस एक घोषणा ने भारतीय राजनीति में सचमुच भूचाल ला दिया। उस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में बंद थे। उन्हें लगा कि ये फैसला भारतीय समाज को हमेशा के लिए बांट देगा। इसके विरोध में उन्होंने जेल के भीतर ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, ये महज एक राजनीतिक बहस नहीं रह गई थी, ये सीधे सीधे जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन चुका था। इस संकट का समाधान कैसे हुआ, आइए देखते हैं हमारे चौथे हिस्से में, ऐतिहासिक पूना समझौता। पूरे देश में बेचैनी फैली हुई थी। गांधी जी की जान खतरे में थी। ऐसे नाजुक वक्त में तेज बहादुर सप्रू, राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने एक पुल का काम किया। उनके लगातार और अथक प्रयासों के बाद आखिरकार 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक बेहद अहम समझौता हुआ। इसे ही आज हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसने न सिर्फ एक बड़ी त्रासदी को टाला, बल्कि भविष्य की राजनीति का एक नया रास्ता भी खोला। और इस समझौते का सबसे बड़ा गणितीय बदलाव देखिए, 147 सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए जो 71 सीटें आरक्षित की गई थीं, पूना समझौते के तहत उन्हें सीधे बढ़ाकर 147 कर दिया गया। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस व्यवस्था में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और अनुसूचित जातियों के लिए तो सीटें रिजर्व थीं, लेकिन बौद्धों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की गई थी। अब इतिहास का एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट सुनिए। ये समझौता गांधी जी की जान बचाने और उनके विचारों पर आधारित था,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूना पैक्ट पर खुद महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर किए ही नहीं थे? जी हां, असल में इस दस्तावेज पर एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर और दूसरी तरफ महात्मा गांधी के समर्थकों ने हस्ताक्षर किए थे। अब वक्त के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं तृतीय सम्मेलन और उसके प्रभावों की ओर। 1932 के अंत तक, जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तब तक राजनीतिक उत्साह काफी ठंडा पड़ चुका था। कांग्रेस, इंग्लैंड की लेबर पार्टी और यहां तक कि जिन्ना ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसी सम्मेलन में मैकडॉनल्ड ने फिर से दलितों के लिए सांप्रदायिक पंचायत की बात को दोहराया। लेकिन इन तीनों सम्मेलनों की लंबी बहसों का आखिरी और सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश संसद में एक कानून पास हुआ जिसे हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। वैसे इतने सारे बहिष्कारों और नाराजगियों के बीच क्या आप जानते हैं कि केवल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ही वो दो प्रमुख भारतीय नेता थे जो पहले, दूसरे और तीसरे यानी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में लगातार शामिल हुए। ये बात उनकी अडिग राजनीतिक भागीदारी को बखूबी दर्शाती है। अब हम आते हैं आज की चर्चा के आखिरी और बहुत ही सकारात्मक हिस्से पर, हरिजन सेवक संघ। पूना समझौते के बाद जब गांधी जी जेल से छूटे तो उन्होंने राजनीति से ज्यादा अपना ध्यान सामाजिक सुधारों पर लगा दिया। दलितों को सम्मान दिलाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल शुरू किया। 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की नींव रखी, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ के नाम से मशहूर हुआ। इसके पहले अध्यक्ष बने मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिरला। और इतना ही नहीं, अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए 1933 में गांधी जी ने हरिजन नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू कर दी। और ये सुधार सिर्फ गांधी जी तक सीमित नहीं थे। उस वक्त पूरे देश में सामाजिक जागरण की एक लहर चल रही थी। एक तरफ जहां गांधी जी का हरिजन सेवक संघ काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ दलित उत्थान के लिए बाबू जगजीवन राम ने भी दलित वर्गों का संघ यानी डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना की थी। ये दोनों संगठन उस दौर के व्यापक बदलाव का ही एक हिस्सा थे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, मुस्लिम लीग का उदय और उसके शुरुआती बीज। स्रोत दस्तावेजों के पन्नों को अगर हम ध्यान से देखें तो इन राजनीतिक दूरियों की जड़ें बहुत पहले ही पनपने लगी थीं। यहीं से वो मील के पत्थर बनने शुरू हुए जिन्होंने आगे चलकर पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल ही बदल दिया। ये टाइमलाइन कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे करीब 3 दशकों के भीतर एक नई पार्टी का बनना एक अलग राष्ट्र की संकल्पना में बदल गया। 1906 में ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां इसकी स्थापना करते हैं। फिर 1909 आते आते मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मिल जाता है। हालांकि 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और लीग एक साथ आए जरूर, पर असली वैचारिक बदलाव आया 1930 में, जब मोहम्मद इकबाल ने एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। और फिर 1933 में कैम्ब्रिज के एक छात्र रहमत अली ने पहली बार दुनिया के सामने पाकिस्तान शब्द रखा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पाकिस्तान की मांग और लगातार गहरी होती खाई। 1930 के दशक के अंत में सत्ता का खेल अचानक पलट गया। 1937 के चुनावों में कांग्रेस का दबदबा रहा और लीग काफी कमजोर पड़ गई। पर टर्निंग पॉइंट था दूसरा विश्व युद्ध। अंग्रेजों ने बिना किसी से पूछे 3 लाख भारतीय सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया। इसके विरोध में कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को इस्तीफा दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि लीग ने इस अवसर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और ठीक यहीं से 1940 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने बिल्कुल साफ शब्दों में एक अलग पाकिस्तान की मांग रख दी। तीसरा चरण, प्रत्यक्ष कार्यवाही और विभाजन, एक बेहद दुखद चरमोत्कर्ष। यहां से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। 1945 के शिमला सम्मेलन की विफलता ने राजनीतिक गतिरोध को बंद कमरों से निकालकर सड़कों पर ला दिया। लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया। इसका असर यह हुआ कि पूरे भारत में, खासकर बंगाल के नोआखली में दिल दहला देने वाले सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। आखिरकार माउंटबैटन ने CR फॉर्मूला और बाल्कन योजना के तहत विभाजन का समर्थन किया, जो हमारे स्रोत दस्तावेजों में दिलचस्प रूप से 14 अगस्त 1944 के विभाजन के रूप में दर्ज है। मुस्लिम लीग का ये नारा, बांटो और आज़ाद करो, उस वक्त के बेहद तनावपूर्ण और टूटे हुए माहौल को बिल्कुल सटीकता से बयां करता है। समझौता करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। और फिर सामने आई एक ऐसी सच्चाई जिसने नक्शे पर हमेशा के लिए एक लकीर खींच दी, रेडक्लिफ रेखा। सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा तय हुई। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के निर्माता बने और संयुक्त भारत के वित्त मंत्री रहे लियाकत अली को
पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब देश के भीतर ये पूरा राजनीतिक नक्शा खंडित हो रहा था, ठीक उसी वक्त भारत की सीमाओं के पार आखिर क्या चल रहा था? चलिए देखते हैं चौथा हिस्सा, सुभाष चंद्र बोस का विद्रोह और उनका एक एकदम अलग एकाकी मार्ग। बोस का रास्ता बिल्कुल अलग और बेहद साहसिक था। 23 जनवरी 1897 को जन्मे बोस ने 1921 में इतनी मुश्किल आईसीएस की परीक्षा पास करने के बावजूद इस्तीफा दे दिया। मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। 1940 में उन्हें एक भड़काऊ भाषण के आरोप में जेल हुई, पर कहानी में असली ट्विस्ट आया 1941 में, जब वो छकमा देकर भाग निकले। वो सीधे जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मिले। ये एक बहुत बड़ा पल था। हिटलर ने ही उन्हें नेताजी की उपाधि दी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय युद्धबंदियों को उनके हवाले कर दिया। 5वां भाग, आजाद हिंद फौज का उदय, यानी देश से दूर एक निर्वासित सेना का पूरा निर्माण। इस फौज की शुरुआती दिनों को लेकर अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। दरअसल इस सैन्य बल को बनाने का सबसे पहला विचार कैप्टन मोहन सिंह का था और इसके संस्थापक थे रास बिहारी बोस। लेकिन 4 जुलाई 1943 को जब सुभाष चंद्र बोस इसके कप्तान बने, तो असल मायने में वही इसकी प्रेरक शक्ति बनकर उभरे, जिन्होंने इसे एक असली सेना का रूप दिया। ये एक कमाल का वैश्विक समन्वय था। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि इन सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग जापान द्वारा दी गई। एक और बेहद दिलचस्प बात, जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी बोस को उपहार में दे दिए थे, जिसके बाद बोस ने बड़े गर्व के साथ इन द्वीपों का नाम बदलकर शहीद और स्वराज रख दिया। जुबली हॉल में खड़े होकर उन्होंने अपने सैनिकों से जो कहा वो इतिहास में अमर हो गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस एक लाइन ने फौजियों के भीतर वो आग पैदा कर दी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। और अब बढ़ते हैं छठे और आखिरी भाग की तरफ, अंतिम मार्च लाल किले की ओर। हथियार उठाने की इस आह्वान के साथ ही सेना ने जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे दमदार युद्ध घोषों के साथ मणिपुर पर अपना ऐतिहासिक और निर्णायक आक्रमण शुरू कर दिया। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में सरकार बनी और उसके बाद फौज ने बेहद तेजी से आगे बढ़ते हुए मणिपुर पर अपना नियंत्रण कर लिया। पर इस विजयी रथ को ब्रिटिश सेनाओं ने नहीं, बल्कि एक अचानक आई वैश्विक घटना ने रोक दिया। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए और पूरा समीकरण ही बदल गया। इसके कुछ ही दिन बाद 18 अगस्त 1945 को ताइवान के पास एक विमान दुर्घटना में बोस के निधन की दुखद खबर आई और जो सैनिक जिंदा बचे उन पर भारत में मुकदमों का एक लंबा दौर शुरू हुआ। और देखिए, ये पूरा सैन्य अभियान अंत में वापस वहीं आकर रुकता है जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, भारतीय राजनीति के केंद्र में। लाल किले में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। यहां एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिली। इनका बचाव करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर और के.एन. कुंजरू जैसे दिग्गज वकील सामने आए। सोचिए जरा, जो नेता अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे, अब वो उन्हीं सैनिकों का बचाव कर रहे थे जिन्होंने पूरी तरह से एक विद्रोही और सैन्य मार्ग चुना था।